अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। आज रात फिर कुछ खदशा है कि सूरत हाल कल और खौफनाक हो सकती है। पंजाब जो कि पहले ही इस वक्त सैलाब में डूबा पड़ा है, मज़ीद बारिशों की पेश गोई है, जिसके बाद ये खबर भी आ रही है कि भारत भी मज़ीद पानी छोड़ सकता है दरियाओं में। तो काफ़ी खौफनाक सूरत हाल बन सकती है जी। अभी तक क्या हुआ है उसकी भी एक सिचुएशन की डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, और उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि उधर खैबर पख्तूनख्वा में जो बहाली का काम जारी है, उस सिलसिले में भी अहम इकदाम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जी कुछ पॉलिटिकल खबरें भी शेयर करेंगे आपके साथ, क्योंकि इमरान खान साहब की तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होना थी, लेकिन उसको मुलतवी कर दिया गया है, और अब अगली डेट जो है वो बाद में दे दी जाएगी। इसके पीछे क्या वजह नज़र आ रही है, और फिर मरी प्लान जिसका जिक्र मैंने पिछले व्लॉग में किया था, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सैलाब की अगर बात करें तो जी सैलाब ने अब जो दीगर इलाके हैं लाहौर के इर्द गिर्द, उनको भी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। कसूर बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ है, बहुत ज़्यादा ज़मीन यहाँ पर ज़ेर आब आ चुकी है। इसके अलावा मुख्तलिफ सोसाइटीज़ जो हैं उनमें पानी भरा हुआ है, वो तो आपको ज़ाहिर है कि सारी मिल रही हैं अपडेट्स, जो पिछले 2-3 व्लॉग से मैं मुसलसल आपको अपडेट कर रही हूँ। और उसके बाद अब ये भी खबर आ रही है कि मज़ीद अभी दरियाए सतलुज का जो पानी है उसमें इजाफा हो रहा है, और उसका जो लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। तो रावी अगर थोड़ा सा मध्यम हुआ भी है, तो सतलुज में इजाफा हुआ है। फिर दरियाए जेहलम में भारत की तरफ से मज़ीद पानी छोड़ा गया, जिसके बाद दरियाए जेहलम में भी पानी का जो फ़्लो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। उसकी वजह से खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि जेहलम जहाँ से गुजरता है उसके आसपास की जो आबादी है वो भी इस सिलसिले में ज़ेर आब आ सकती है। फिर जो एक और खौफनाक सूरत हाल बन रही है वो ये कि मज़ीद बारिशें भी उन्हीं इलाकों में होने वाली हैं कि जो ऑलरेडी सैलाब से मुतासर हैं। सियालकोट में भी बारिश हुई है आज, लाहौर में भी बारिश हुई है आज, और अब कल के रोज़ भी मज़ीद बारिशों की पेशगोई की जा रही है, ख़ास तौर पर गुजरांवाला डिवीज़न में, लाहौर डिवीज़न में और गुजरात डिवीज़न में। आपको याद रहे कि जो गुजरात है वो भी बुरी तरह से मुतासर हुआ है इस हालिया सैलाब से। तो अब इन डिवीज़न्स में एक तो ऑलरेडी सैलाब है, और ऊपर से मज़ीद बारिश भी यहाँ पर मुतवक्के है, और ये बारिश भी शदीद बारिश है, कोई मूसलाधार किस्म की। तो उसकी वजह से मज़ीद ज़ाहिर है कि पानी को संभालना मुश्किल होगा। ख़तरनाक बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि ये भी है कि जो भारत के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर भी मज़ीद बारिशों की फ़ोरकास्ट है। अब याद रखिए कि जब भारत में ज़्यादा बारिशें होंगी, वहाँ पे पानी ज़्यादा आएगा, तो फिर ऑटोमेटिकली जो वहाँ के दरिया हैं वहाँ से पानी पाकिस्तान की तरफ जब आएगा, तो भारत जो पेश की इतला भी देगा अगर, लेकिन फिर भी भारत ज़रूरत से ज़्यादा पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ेगा, जिसकी वजह से जो ऑलरेडी दरियाओं में तूफ़ानी आई हुई है उसमें मज़ीद पानी में इजाफा हो जाएगा। तो फिर अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कल का भी जो दिन है वो काफ़ी खुदा न खास्ता खौफनाक हो सकता है, क्योंकि अगर मज़ीद बारिशें हुई और भारत ने भी इजाफी पानी छोड़ दिया, तो फिर इस सूरत में पंजाब जो है वो बहुत बुरी तरह से शदीद मुतासिर मज़ीद हो जाएगा। अभी तक भी PDMA के ज़राए के मुताबिक 28 के करीब अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, और फिर जो बाकी नुकसानात हैं उसकी तो अभी कोई तखमीना ही नहीं लगाया जा सकता। वजह यह है कि अभी तो पानी खड़ा हुआ है, जब पानी ख़त्म होगा, हर जगह तक रसाई मुमकिन हो पाएगी, तो उसके बाद अंदाज़ा होगा कि कितनी ज़्यादा इस सैलाब ने तबाही मचाई है, क्योंकि किसानों की फसलें तबाह हुई हैं, लोगों के घर तबाह हुए हैं, लोगों के मवेशी बह गए हैं, और उसके अलावा जो लोगों के घरों के अंदर सामान था, फर्नीचर था, वो सब ख़राब हुआ है। और फिर बहुत से जो कच्चे मकान हैं वो तो टोटली मुनहदिम हो गए, बह गए सैलाब के पानी में। तो ये वो नुकसानात हैं कि जो जिसका जब तखमीना लगाना शुरू किया जाएगा, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि सूरत हाल कहाँ तक जाएगी। और फिर देखिए, बात सिर्फ यहीं पे नहीं रुकेगी कि जिनका नुकसान हो गया सिर्फ उन्हीं का नुकसान है, उसके असरात आपको फिर पूरे मुल्क के ऊपर नज़र आएंगे। क्यों नज़र आएंगे? क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी जो किसान है वो माशाल्लाह से ये जो पंजाब हुकूमत है उसकी कारस्तानियों की वजह से बहुत ज़्यादा माशी इस्तेहसाल का शिकार हुआ, क्योंकि इनको अपनी जो फसलें हैं उनकी कीमत पूरी नहीं मिली, और उसके बाद जो बाकी कॉस्ट इनकी आ रही थी वो इतनी बढ़ चुकी थी, बिजली के बिलों के इजाफे की वजह से, खाद महंगी होने की वजह से, जो बीज है उसके महंगे होने की वजह से, तो वो तो ऑलरेडी बेचारे बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। उसकी वजह से इस साल ऑलरेडी जो क्रॉप्स थी उनकी जो वो थी पैदावार थी वो बहुत कम हुई, और अब अगली दफ़ा के लिए सूरत हाल क्या होगी कि जब ऑलरेडी जो उनकी खड़ी फसलें हैं वो तबाह हुई हैं, उसके असरात आपको फिर तमाम जगहों पे मिलेंगे।
کیونکہ اگر کسان جو ہے وہ اپنی فصل نہیں بچا سکے گا اور آگے کے لیے اس کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہوگا کہ وہ کیا کاشت کرے، تو پھر آپ سوچئے کہ پاکستان میں کتنا بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے خوراک کی کمی کا۔ آلریڈی ہم کوئی جو خوراک میں خود کفیل نہیں ہیں، ہمیں بہت کچھ باہر سے منگوانا پڑتا ہے، اور ایسے میں ہم ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود بھی کمر اپنی توڑوا کے بیٹھ گئے ہیں، اور اب صورتحال یہ ہوگی کہ ہمیں اپنا کھانا پورا کرنا بھی مشکل ہو جائے گا اگر یہ صورتحال کو بالکل صحیح پلاننگ کے ساتھ اور بر وقت پلاننگ کے ساتھ سنبھالا نہیں گیا۔ لیکن مجھے اس کے اثرات نظر نہیں آ رہے معذرت کے ساتھ۔ یہاں پر تو جو فوٹو شوٹ ہیں بس وہی چل رہے ہیں، کیمرہ لائٹ ایکشن چل رہا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی کہیں آپ کے سیریس بنیادوں پر کام ہوگا تو اس کی کوئی زیادہ امید نہیں ہے اس حکومت سے، کیونکہ یہ وہی حکومت ہے جس نے پہلے ہی کسانوں کا بیڑا غرق کیا ہے اور اس کے بعد رہی صحیح کسر جو ہے وہ سیلاب نے نکال دی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اس کے اثرات صرف کسان نہیں بھگتیں گے، اس کے اثرات میں آپ ہم سب بھگتیں گے، کیونکہ روٹی ہمیں ادھر سے ہی ملتی ہے جب کسان گندم اگاتا ہے، جب کسان جو ہے وہ فصلیں اگاتا ہے تو آگے آپ کی جو فوڈ باسکٹ ہے وہ بھرتی ہے۔ تو سبزیاں مہنگی ہو سکتی ہیں، فروٹ مہنگا ہو سکتا ہے، اناج مہنگا ہو سکتا ہے، تو اس کے جو اثرات ہیں وہ پھر اور باقی جو لوگ ہیں ان تک بھی آئیں گے، تو غریب ہی مزید پستا چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی خدشہ رہے گا کہ ان علاقوں میں وبائی امراض پھیل سکتے ہیں، اس کی وجہ سے جو صحت کے معاملات ہیں، صحت کا جو پورا نظام ہے اس کے اوپر شدید دباؤ آئے گا۔ اس کے لیے کیا بندوبست کیا جا رہا ہے؟ ابھی تو صرف لوگوں کو بچانے کی بات ہو رہی ہے، جو لوگ ریسکیو ہو رہے ہیں ان کو کھانا کیسے ملے گا، ان کو دوائی کیسے ملے گی، اس کے بعد ان کی بحالی کیسے ہوگی، یہ سب ایک بہت بڑا ٹاسک ہے جس کے لیے یہ حکومت تو کم از کم بہت ہی ان ایفیشینٹ ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو پورے پاکستان پہ بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ تو یہ اس وقت کی جو سیلاب کی صورتحال ہے، اور یہاں پہ فی الحال ہو کیا رہا ہے، بلیم گیم ہو رہی ہے۔ میڈیا پر کیا چل رہا ہے، جی فلاں سوسائٹی کی پرمیشن کس نے دی، فلاں نے NOC کس کو دیا، فلاں کس کا پروجیکٹ تھا، فلاں نے کیا، کس نے کتنی اچھی تصویر بنوا لی، کون نہیں پہنچا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ڈسکشن میں آ رہی ہیں، اور جو ریئل ایشوز ہیں، جو لوگ بیچارے متاثر ہوئے پڑے ہیں، جن کی زندگیاں تباہ و برباد ہو گئی ہیں، ان کے حوالے سے کوئی پلاننگ آپ کو اس طرح کی نظر نہیں آ رہی۔ تو بہت ہی خوفناک صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے۔ ادھر جو پشاور میں اور خاص طور پہ جو خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں سیلاب آیا، اس سے جو نقصانات ہوئے وہ بھی بے حد زیادہ، بہت زیادہ تھے، اور جانی نقصان تو وہاں بہت ہی زیادہ ہوا۔ اچھا، اس کے اوپر بھی بڑی بات ہو رہی ہے کہ جی لوگ کہہ رہے ہیں وہ تو جو دیکھیے بے شک پنجاب میں اس سے بھی زیادہ بڑے پیمانے پر سیلاب آیا ہے، لیکن وہاں پہ نقصانات بڑے کم ہوئے، اور اس میں پنجاب حکومت بیوقوفوں کی سردار اس بات کا کریڈٹ لے رہی ہے کہ جی الحمدللہ صرف اتنی جو ہیں وہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، ورنہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی۔ بات یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ مثال دے رہے ہیں کہ جی دیکھیں KP میں تو 500-600 بندہ مر گیا، اور ہم نے تو بڑی ایفیشنسی دکھائی جس کی وجہ سے صرف اتنے لوگ 20-25 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ بات یہ ہے کہ اس کا مقابلہ آپ اس پنجاب کے سیلاب کے ساتھ تو کر ہی نہیں سکتے۔ یہاں تو آپ کو ایک ہفتے پہلے سے پتہ تھا کہ بارشیں بھی آنی ہیں، اور بھارت نے بھی پہلے بتایا آپ کو، بقول آپ کے اپنے وزیر دفاع کے، جی انہوں نے بھی بتا دیا تھا کہ سیلاب آ سکتا ہے کیونکہ پانی ہم اضافی چھوڑیں گے، اور اس کے باوجود آپ لوگوں کی تیاری کیا تھی؟ آپ تو جاپان میں سیر سپاٹے کرتے پھر رہے تھے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہاں کی جو آپ کی سچویشن تھی، جو بارشوں کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے تھی، یہ تو پریڈکٹ کی جا سکتی تھی، لیکن وہاں جو تباہی مچی تھی بنیر میں، وہ تو کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے تھی جس کی کوئی پریڈکشن ممکن نہیں ہے۔ تو وہاں پر ایک تو گزرگاہیں جس طرح سے ہیں، کیونکہ اوپر سے پانی آتا ہے، گلیشیئرز پگھلتے ہیں، کلاؤڈ برسٹ ہوا، بارش ہوئی، دریا تو یعنی سے بالکل بکھر گئے، تو یہ تمام چیزیں مل کے وہاں جو پریشر تھا، اور اس کے ساتھ اتنے بڑے بڑے پتھر آئے۔ یہاں پنجاب میں کون سے اتنے بڑے پتھر تھے جو لوگوں کے سروں پہ لگتے اور خدا نخواستہ لوگوں کے گھر ٹوٹتے اور لوگ شہید ہوتے؟ وہاں تو لوگ بیچارے پتھروں کے نیچے آ کے مر گئے، ان کے جو گھر ہیں وہ ٹوٹ گئے ان پتھروں کے، اتنے بڑے بڑے پتھر تھے، اتنی بڑی لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے جو اس سیلاب کے ساتھ بھاگ کے آئے۔ تو آپ لوگوں کو تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے بات کرتے ہوئے کہ وہاں پہ ایک تو جو صورتحال بنی وہ اچانک تھی جس کی کوئی پریڈکشن نہیں ہو سکتی تھی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ وہاں پر جو آپ کا پورا جغرافی ہے وہی ڈیفرنٹ ہے، وہاں کا تو جو سارا پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، اور جو راستے ہیں وہ اوپر نیچے ہیں، تو یہاں پر میدانی علاقہ تھوڑی تھا وہاں پہ کہ جو لوگ آرام سے اگر ایک چھت پہ بھی کھڑے ہو جاتے تو چلو کچھ نہ کچھ جان بچ جاتی۔ تو وہاں تو آنن فانن اس طرح کی صورتحال بنی کہ وقت ہی نہیں مل سکا کہ کچھ ہو سکتا، لیکن انہوں نے اس پہ بھی سیاست کرنے سے، اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے سے،
कसर नहीं छोड़ी और उस पर भी ये लोग आके जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। बहरहाल पंजाब के लोगों ने जो बन पड़ा है वो कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद भी, और जो रेस्क्यू के लोग हैं वो भी अपने इदारे जो हैं वो भी काम कर रहे हैं। उधर पेशावर में भी एक मैच का इनेकाद किया गया ताकि इससे जो नुमाइशी मैच से जो रकम हासिल हो उसको जो सैलाब ज़दगान हैं उनकी इमदाद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो इस नुमाइशी मैच में बड़े बड़े स्टार क्रिकेटर्स जो हैं वो भी परफॉर्म करेंगे। ये आज के रोज़ मैच होने जा रहा है और ये मैच जो है पेशावर के अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रहा है, जिसका नाम अली अमीन गंडापुर साहब की कैबिनेट ने बदल कर इमरान खान स्टेडियम रखा, जिसके ऊपर इमरान खान ने एतराज़ किया और उन्होंने कहा कि मुझे इस किस्म की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो इसका नाम ना तब्दील किया जाए। उन्होंने कोई इस पर नापसंदीदगी का बल्कि इजहार किया। तो उस पर भी अली अमीन ने कहा कि जी वो मैं मिलूँगा तो मैं उन्हें बताऊँगा और कन्विंस कर लूँगा वगैरह वगैरह। तो अब वो बात जो थी बीच में खटाई में पड़ गई कि नाम बदला है या नहीं बदला। अब मज़े की बात ये कि जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है वो इसको यही कह रही है कि जी इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में जो है वो मैच हो रहा है, जबकि इमरान खान बड़े कैटेगोरिकली इसको मना कर चुके हैं कि उनके नाम पे क्रिकेट स्टेडियम को ना मंसूब किया जाए। बहरहाल फिर भी जो भी है, लेकिन बहरहाल ये मेरा ख्याल है एक अच्छी काविश है कि चलिए एक नुमाइशी मैच होगा, उससे जो रकम हासिल हो अल्लाह करेगी वो सही तौर पर मुस्तहिकीन तक पहुँच पाए। अब आ जाती है जी मुसद्दिक मलिक साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज उन्होंने बड़े बड़े दावे किए और कहा कि जनाब जो अब हम नहीं देखेंगे कि कौन कितना बड़ा माफिया है, अब हम नहीं देखेंगे कौन कितना ताकतवर है। ये नहीं हो सकता कि ताकतवर लोग बच जाएं और गरीब जो है वो बेचारे सैलाबों में मर जाएं। तो अब जी तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी, ये होंगी, बिला इम्तियाज़ होंगी, बड़ी बड़ी बढ़के मारे थे। और सबको पता है कि ये सिर्फ अभी चंद घंटों में ये बढ़के खुद भी भूल जाएंगे। उसकी वजह ये कि सबको पता है कि इस मुल्क में माफिया को, ताकतवर को हाथ कौन डालता है। आप एक ईंट भी अलीम खान की सोसाइटी की जो है ना वो ज़रा हटा के दिखाएं तो फिर हम आपको माने कि आपने वाकई जो बात की थी वो सही की थी। तो ये आके जो बढ़के मारना सुल्तान राय वाली, ये अब चीज़ें जो है ना लोगों को इम्प्रेस बिल्कुल नहीं करती। इस हकीकत में चाहे पीटीआई वाले हों, चाहे नून लीग वाले हों, चाहे पीपल्स पार्टी वाले हों, बड़कों से अब कोई लोग मुतासिर नहीं होते। यहाँ तक तो बात जो है ना वो बड़ी क्लियर हो चुकी है और सबको समझ आ जानी चाहिए। बहरहाल उन सख्त बातों से लोग ज़रूर मुतासर होते हैं जो कि परफॉर्म करके, प्रूफ करके जो है वो की जाती है। मैं बात कर रही हूँ इमरान खान साहब की, जिन्होंने अगर ये कहा कि वो डट के खड़े हैं तो वो उन्होंने साबित भी किया कि वो डट के खड़े हैं। फिर ये नहीं कि खाली खुली नारे मार के और इधर उधर पतली गली से डीले करके निकल जाते। जहाँ उन्होंने कहा कि मैं जेल की सख्तियाँ बर्दाश्त कर लूँगा, जो मर्जी कर लो, नहीं झुकूंगा, तो ये उन्होंने साबित भी करके दिखाया है कि जो मर्जी कर लिया लेकिन वो बंदा झुका नहीं है। झुकना तो दूर की बात है, उसके लहजे में एक लग़ज़िश तक नहीं आई, उसकी आँख में खौफ का एक खे तक नहीं आया और उसका जो उसकी आवाज़ की गरज है वो उसी तरह से गरजदार है। और उसकी वजह से सूरत हाल ये है कि एक समाज जो काफ़ी दिनों के बाद हुई तोशाखाना 2 केस की, उसके बाद जो उनके पैगामात बाहर आए, उनकी ताब ना लाते हुए सिस्टम ने हाथ जोड़ लिया और कहा कि सॉरी भैया, अब हम मज़ीद ऐसे पैगामात वसूल नहीं कर सकते। लिहाजा उन्होंने तोशाखाना 2 की जो समात है पहले भी कैंसिल की और उसके बाद अब 30 अगस्त उसकी डेट दी गई थी तो उस दिन भी उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो अभी ये खबर आई है, उनके वकला को भी मुत्तले कर दिया गया इस बारे में कि जनाब अब समात नहीं हो रही क्योंकि एक ही पैगाम काफ़ी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस सिस्टम की हैसियत क्या है, कितना कमज़ोर ये सिस्टम है कि इमरान खान के जो पैगामात हैं उसकी ताब नहीं ला पाता। उन पैगामात को रोकने के लिए, और वो भी बिलवास्ता पैगाम है, ये नहीं कि कोई इमरान खान ने माइक पकड़ के बाहर आके गुफ्तगू करनी होती है, एक बहुत ही इनडायरेक्ट तरीके से वो पैगाम पहुंचता है। इसके बावजूद भी इस पैगाम की ताब नहीं लाई जा सकती नाम नहाद ताकतवरों से और ये एक ऐसे सिस्टम से जिसके बारे में कहा जाता है कि जी ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये इसकी टोटल हैसियत है, इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। अब बज़ाहिर ये पहले नज़र आ रहा था कि तोशाखाना 2 जल्दी जल्दी ट्रायल मुकम्मल करके सज़ा सुनाई जाएगी ताकि अलकादिर में अगर ज़मानत मंजूर भी करनी पड़े तो कम अज़ कम इसमें सज़ा हो चुकी हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब तोशाखाना 2 की जो समात की ताब नहीं ये ला सकते, तो इसके लिए अब गेम प्लान को थोड़ा चेंज किया गया है और सोचा ये गया है कि जनाब अलकादिर लगाओ ही ना, अगर लगाओ भी तो ज़मानत ही मनसूख कर दो, ना इनको सज़ा मुअत्तल करो, ताकि इमरान खान का ना तो समात करनी पड़े और ना ही उनके जेल से रिहाई का कोई इम्कान हो। क्योंकि अगर इस तरीके से बग़ैर सज़ा दिए अलकादिर की समात होती है और ज़मानत मंजूर होती है, सज़ा मुअत्तल होती है, तो फिर तो जो है वो इमरान खान को रिहा करना पड़ जाएगा। तो लिहाजा इन्होंने अब प्लान को चेंज कर लिया। हालांकि इन्हें पता है कि उस केस में
उस ज़मानत को रोकना बहुत ही घटिया फेल होगा, क्योंकि उसमें कोई ऐसा मौजूद ही नहीं है एलिमेंट जिसकी बुनियाद के ऊपर रोका जाए। लेकिन इसके बावजूद भी अब ये करेंगे, क्योंकि वैसे भी इनको कौन सी कोई शर्म लिहाज रह गई है। अदलिया को तो जिस तरह यूज़ किया जा रहा है वो सबके सामने है। बल्कि आज को एक फुटेज बड़ी वायरल हुई भी थी कि कोई ख्वाजा सरा जो है वो पिंडी की शायद किसी अदालत में जो है वो नाच गाना कर रहा है, और उसको जो है वो वीडियो पे उसने फिल्माया भी और वो काफ़ी वायरल भी हो गई। तो मैं ये सोच रही थी कि अब इन अदालतों की वैसे हैसियत क्या है, यही हैसियत तो रह गई है, और इसमें मतलब और करना क्या आपने, इंसाफ तो ये अदालतें दे नहीं सकती। तो फिर जो अदालतें इंसाफ ना दे सकें और सिर्फ ताकतवरों के इशारों पर नाचती हैं, तो वहाँ पे अगर सच में भी आके किसी ने नाच लिया तो क्या बुरा किया, कौन सी कोई उसकी जो सैंटिटी है वो कोई मुतासिर हो गई है। तो मुझे तो इस वीडियो के ऊपर कोई अफसोस भी नहीं हुआ और ना ही कोई हैरत हुई कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ। मैं समझती हूँ कि ऐसी अदालतों को अदालतें कहना अदालतों की ही तौहीन है। आखिर में मरी प्लान की बड़ी बात हो रही है, क्योंकि समझ आ गई है कि दबा के तो इमरान खान को देख लिया है, दबने वाला तो वो है नहीं, डरने वाला तो वो है नहीं। तो अब जब ये सारी मीटिंग्स हो रही थी मरी में, तो उसका मुद्दा तो सबके सामने अब आ ही चुका है कि वहाँ पे फील्ड मार्शल साहब की एक्सटेंशन, नोटिफिकेशन, ये वो इन तमाम चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू हुई, और जो कि उन्होंने तय करना था वही तय किया कि जनाब चुप करके हाथ बांध के सर झुका के जैसे कहा जाएगा वैसे ही हम कर देंगे, ये नून लीग की क़यादत का फैसला है। तो उसके साथ ये भी कोशिश की गई है, कुछ ज़राए ये खबरें दे रहे हैं और कुछ सीनियर सहाफ़ी ये खबरें दे रहे हैं कि जनाब वहाँ पे इमरान खान को इवन एलिमिनेट करने की बात भी हुई है। और ये बात पहली दफ़ा नहीं हुई, गालिबन ये लंदन प्लान में भी कहीं तय था कि इमरान खान को फारिग ही कर दिया जाए और उसके बाद सुकून से हुकूमत की जाए। लेकिन उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। तो अब जब ये दोबारा एक्सटेंशंस वगैरह की बात हो रही थी, वहाँ पे ये कहीं पे डिस्कशन भी हुई कि जनाब ये भी कोशिश की जाए कि इनको फारिग ही किया जाए, क्योंकि जब तक ये शख्स मौजूद रहेगा उस वक्त तक हमारी तो सियासी तौर पर तो हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। अब ये मैं फिर अगेन कह दूं कि ये सिर्फ ख़बरें हैं जो कि मुख्तलिफ सहाफ़ी दे रहे हैं, लेकिन इस पे इसलिए आप सोचने पे सीरियसली मजबूर ज़रूर हो जाते हैं, क्योंकि ये बात तो तय है कि इस सिस्टम को ये अंदाज़ा हो चुका है कि ये इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकते, और इस शख्स का कोई हल नहीं है। इसको ना आप कॉम्प्रोमाइज़ पे मजबूर कर सकते हैं, ना इसको अपने मौक़िफ़ से आप हटा सकते हैं। ये अब मरने के लिए भी वह तैयार है, तो इसका मतलब है कि ये इससे आगे कुछ भी नहीं देख रहा। उस गुफ्तगू और उस मीटिंग के बाद फिर हमने देखा कि राना सनाउल्लाह की तरफ से भी ये बातें की गई कि ये तो नहीं बाहर आने लगे, और इनका जत्था भी ख़त्म होगा, और ये सारी चीज़ें भी उन्होंने कहीं। और भी बहुत से लोग ये बात करने लगे कि इमरान खान का ज़िंदा अब जेल से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। तो ये इसके साथ लोग इसको भी वैसे जोड़ रहे थे कि जो इससे पहले सुहेल बड़ाई साहब बात कर रहे थे कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल कर दिया गया था, तो अब एक और ऐसा सानिया नहीं मुल्क बर्दाश्त कर सकता, तो वो इस तरह की बातें वो भी कर रहे थे। तो इसकी वजह से बहुत से लोगों को ये अब तहफ़्फ़ुज़ात बहुत स्ट्रॉन्गली फेस कर रहे हैं, वो यानी फ़ील कर रहे हैं कि ये तो बात गड़बड़ है, और लगता है कि कोई नई प्लानिंग की जा रही है कि इमरान खान को रास्ते से मुकम्मल तौर पर हटा दिया जाए। ये इतना आसान मामला नहीं है, और अगर कोई ये समझ रहा है कि इनके मसलों का हल, यानी जो इस वक्त सारा रजीम काबिज़ है, इनके मसले का हल ये है कि इमरान खान अगर रास्ते से हट जाएंगे तो इनकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, तो इनको भी इस चीज़ का पता है कि इमरान खान बेशक जेल में बैठ के इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप खुदा न खास्ता ये सोचते हैं कि आपने उसको ज़िंदगी उसकी लेनी है और उसको रास्ते से हटाना है, तो ये उससे ज़्यादा बड़ा मसला आपके लिए बन जाएगा। तो ये अगर कोई दूर दराज भी कहीं पे अपने दिमाग के किसी खाने में ये सोच रहा है, तो उससे बड़ा दुनिया का जाहिल और बेवकूफ़ शख्स हो ही नहीं सकता जो ये समझे कि आप मुल्क के मकबूल तरीन लीडर को इस तरह नाहक अदालत के ज़रिए या किसी भी तरीके से हटाने की कोशिश करें, और उसके बाद आप ये सोचें कि आप बड़े पुरअमन तरीके से हुकूमत करते रहेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। ये इतना बड़ा सानिया होगा कि शायद 1971 से भी खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, ये उससे भी बड़ा सानिया जन्म ले सकता है, और ये बिल्कुल हवाई बात नहीं है। ये आप याद रखिए कि ये हम 1971 में भुगत चुके हैं, और वो सिर्फ एक जो पार्ट था पाकिस्तान का, वहाँ तक की मकबूलियत की बात थी, तो हमने वो भुगता था। तो अब वो शख्स जिसकी 80% मकबूलियत है और जिसके साथ पूरे पाकिस्तान का दिल धड़क रहा है, उसके हवाले से अगर आप कोई इस तरह की बात सोच रहे हैं, तो फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि आप पाकिस्तान को कितने बड़े रिस्क के हवाले करने का सोच रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये इस नहज तक बात जाएगी, और जानी चाहिए खुदा न खास्ता। मेरे नज़दीक तो बिल्कुल इस तरह की कोई चीज़ जो है
وہ کہیں سوچ میں بھی نہیں آنی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ جو اس کے اوپر انہوں نے کرنی ہے معاملات، جو ایکسٹینشنز اور یہ وہ کرتے بھی رہیں گے، لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے اتنا اس طرح کا کوئی فیصلہ جو ہے وہ ملک کے لیے اور اس ملک کی سلامتی کے لیے میرا خیال ہے کہ ایک خودکش اٹامک حملے سے کم نہیں ہوگا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.